तो एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज की अपनी इस क्लास में मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। ठीक है, और अब करते हैं शुरुआत अपन अपनी क्लास की। और आज अपनी क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। टॉपिक है अपना क्या? सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, कल मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको यहाँ से बताया था, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ मैंने आपको बताया था कि सारनाथ से जो स्तंभ मिला है, सारनाथ यूपी से, उसके ऊपर 4 शेर है। और इसके अलावा बात करें तो सांची से भी क्या है, सांची से भी जो मिला है, सांची से भी जो स्तंभ मिला है उसके ऊपर भी क्या है, 4 शेर है। उसके ऊपर भी क्या है, 4 शेर है। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम सारनाथ वाला देख रहे हैं। सुरेश कुमार गोचर सर, आपकी आवाज़ डबल आ रही है। अगर आपको आवाज़ डबल आ रही है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, डेली कहता हूँ कि आप एक बार ऐप को बंद कर लीजिए और ऐप को पुनः स्टार्ट कीजिए। डबल आवाज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी एंड से ऐप को बार बार ओपन किया गया होगा पहले से, इस वजह से आवाज़ के अंदर क्या थोड़ा इशू आ जाता है। आपकी एंड से आता है, हमारी एंड से वॉइस है जो एकदम से ओके है। तो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में पढ़े उससे पहले मैंने बताया था कि 2 जगह से जो स्तंभ मिले हैं उसके ऊपर 4-4 शेर हैं जो ऊपर बनाए गए हैं। 4-4 शेर हैं जो ऊपर बनाए गए हैं। ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि सारनाथ का ये सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, सारनाथ वाला है कहाँ पर। सारनाथ वाली एग्जिट बात करें तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर है? वैसे तो जगह है सारनाथ ही रहेगी, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? वाराणसी है यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? ये बनाया किसने? ये निर्माण यानी इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण ये किसने करवाया था? ये करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण है जो करवाया था। सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण है जो करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण है जो करवाया था। फिर अपन कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया और ये सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये मौर्य कालीन कला का सर्वोत्कृष्ट या अपन कह सकते हैं सबसे अच्छी कृति मानी जाती है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसे माना जाता है। ठीक है, मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर किसे माना जाता है तो वो किसे माना जाता है? ये माना जाता है सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ से। अच्छा, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण क्यों करवाया ये भी आपको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, यानी प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी उस घटना को कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धम्म चक्र प्रवर्तन। तो धम्म चक्र प्रवर्तन की उस ऐतिहासिक घटना को हमेशा के लिए स्मृति में बनाए रखने के उद्देश्य से सम्राट अशोक ने इसे सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो निर्माण करवाने का कारण पूछे आपसे, है ना, चीजों को कनेक्ट करके देखना है। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है भाई, अशोक ने क्यों बनवाया? क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी अपना प्रथम उपदेश है, वो प्रथम उपदेश दिया था। उस प्रथम उपदेश को स्मृति में बनाए रखने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया गया। याद रह जाएगी चीजें
चलो मैं लिखा देता हूं, भगवान बुद्ध द्वारा क्यों, यानी निर्माण का कारण, अपन लिख सकते हैं निर्माण का कारण। सम्राट अशोक ने बनवाया तो था, लेकिन सम्राट अशोक ने क्यों बनवाया, बनाने के पीछे कारण है भगवान बुद्ध द्वारा। कारण क्या है? कारण ये था कि भगवान बुद्ध द्वारा कौन सा? धम्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी अपन कह सकते हैं क्या, यानी अपन कह सकते हैं क्या, प्रथम उपदेश देने की घटना। कौन सी घटना? प्रथम उपदेश देने की घटना। प्रथम उपदेश देने की, प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना की स्मृति में ये सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। यानी भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया, ये बात भी आपको याद रह जाएगी। ठीक है, मैंने बताया सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ कहां पर है? वाराणसी में है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया, और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण क्यों करवाया, क्या कारण था कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया? क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि सम्राट अशोक ने राज्यारोहण के 13वें वर्ष युद्ध की नीति को छोड़कर के ये धर्म की नीति को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर देते हैं या राज्य धर्म घोषित कर देते हैं। कहने का मतलब ये पूर्णतः बौद्ध धर्म को धारण कर लेते हैं, भगवान बुद्ध को मानने लग जाते हैं। और भगवान बुद्ध है जो अपना प्रथम उपदेश देते हैं, कहां पर? सारनाथ में। प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखना आप, बुद्ध द्वारा जो धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की जो घटना है, उस घटना को हमेशा से बनाए रखने के लिए या उस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक ने सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक की चीजें एकदम से आपको क्लियर हो गई तो एक बार मुझे बता दीजिए, और फिर मैं लगा लेता हूं इसके अंदर है वो पीपीटी जिसके अंदर खाली केवल और केवल क्या है, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है वो दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बार आप बता दीजिए कि हाँ सर, हमारे है जो चीजें एकदम से समझ में आ गई है। कह रहे हैं ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखो एक बार सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ को आप समझिए, कहां पर है? वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसे माना जाता है। सम्राट अशोक ने सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, यानी धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी अपना प्रथम उपदेश है जो दिया था। उस प्रथम उपदेश देने की घटना को स्थायी बनाने के लिए सम्राट अशोक ने वहां पर क्या है, इस सारनाथ के अंदर 4 शेरों वाला जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो बनवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, यहां देखो आप, ये है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। ये इमेज है जो हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, क्योंकि आप भी जानते हो उसके अंदर थोड़ी सी आपको अलग चीजें जो दिखाई दे जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें होती है। लेकिन यहाँ जो आपको सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ दिखाया जा रहा है, वो वास्तव में एक्चुअल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ जब बनाया गया था उस समय ऐसा ही था, उस समय ऐसा ही था। अब क्या है, इसका चक्र है जो ऊपर से टूट गया, इसे ही कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। यही है धम्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में।
धम्मचक्र प्रवर्तन की, यानी इसे ही धम्मचक्र कहा जाता है, प्रथम उपदेश कहा जाता है, ये मान लो, और ये इसके ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। अब हम देखते हैं ये सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, इनके भाग देखते हैं। उससे पहले देखते हैं इसका माध्यम, इसका माध्यम देखते हैं। आप माध्यम देखिए, इसका माध्यम देखिए पहले। आप माध्यम बोलो या फिर अपन कह सकते हैं पत्थर बोलो। तो मैंने बताया था कि अशोक के काल में जितने भी स्तंभ वगैरह बनाए गए वो सारे के सारे चुनार के जो लाल बलुआ पत्थर है उससे बनाए गए थे। ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कौन सा, चुनार का लाल बलुआ पत्थर था ये। ठीक है ना, लाल पत्थर बोलो, कहीं लाल पत्थर आ जाता, कहीं लाल बलुआ पत्थर आ जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर यानी चुनार रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, ये आप याद रखना, चुनार का रेड सैंडस्टोन, यानी चुनार का लाल बलुआ पत्थर, चुनार का लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया था। ये हो गया आपको इसका माध्यम है जो याद। अब हम देखते हैं इसके भाग, यानी सारनाथ का स्तंभ कहाँ पर है, वाराणसी में है। और अब हम देखते हैं इस सारनाथ स्तंभ के भाग या इसके अवयव, यानी इसको कितने भागों में बांट करके हम अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के भाग, इसके हम देखने वाले हैं क्या, भाग, भाग बोलो या फिर हम बोलो अवयव, अवयव। ठीक है, कितने भाग है ये, इसको अध्ययन की दृष्टि से हम कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। भाग या अवयव इसके कितने हैं, 5 है। ठीक है, 5 है, आप इसको क्या करना, याद रखना। अब मैं लिखाता हूं। याद रखने का देखो 2 तरीका होता है। मूल रूप से अपन हम देखें तो भागों को याद करने का तरीका होता है हमेशा नीचे से, क्योंकि यहाँ क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर टच है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले जो नीचे वाला भाग है, जो पृथ्वी को टच कर रहा है या पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है। तो पहला भाग है ये, पहला जो भाग है वो है ये, पहला भाग है ये। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्तंभ, इसे कहा जाता है स्तंभ। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सेफ्ट, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं लाट, इसे हम क्या कह सकते हैं, लाट कह सकते हैं। पहला भाग ये है, पहला भाग जिसे स्तंभ कहो, सेप्ट कहो, लाट कहो। ठीक है, इस भाग पे क्या होता था, इस भाग के ऊपर यहां लिखे जाते थे क्या, लेख। यहां क्या लिखे होते थे, लेख लिखे होते थे। इस भाग पे लिखे होते थे लेख, इस भाग पे लिखे होते थे लेख, इस भाग पे लिखे होते थे क्या, लेख। तो अशोक के जो संदेश हैं, ठीक है, अशोक के संदेश या फिर अपन कह सकते हैं लेख, लेख इस पे लिखे होते थे। यानी कोई सा भी स्तंभ हो उसके ऊपर जो संदेश और जो लेख है वो कहाँ लिखे जाते थे, वो हमेशा से यहाँ पर लिखे जाते थे। और कौन सी लिपि में लिखे जाते वो भी आपको मैंने बताया है। कौन सी लिपि थी, लिपि थी कौन सी, लिपि थी कौन सी, हाँ लाट, ठीक है। लिपि थी कौन सी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। फिर बात करते हैं अपन दूसरा भाग। ये पहला भाग हो गया, फिर आ गया ये कौन सा आ गया, दूसरा भाग। ये कौन सा आ गया, इसका दूसरा भाग आ गया। दूसरे भाग को क्या कहा जाता है, दूसरा भाग आप देख सकते हो क्या है, ये एक कमल घंटी का आधार है। ये क्या है, ये है एक कमल घंटी का, कमल घंटी का आधार है। यह है कमल घंटी का आधार। आप देखोगे ये उल्टे कमल की आकृति या फिर एक घंटाकार आकृति है जो यहाँ पर बनी हुई है। ये क्या है, ये है दूसरा भाग। ये है दूसरा भाग। पहला हो गया सेप्ट बोलो, लाट बोलो, स्तंभ बोलो।
ये था। दूसरा हो गया भाग कौन सा, एक कमल घंटी का आधार या एक उल्टे कमल की आकृति या एक कमलाकृति आकृति या कमलाकृति आधार वाली आकृति है जो यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है भाई, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पर इस पे चौकी। तीसरा यहाँ क्या है, तीसरा है यहाँ पर है चौकी। तीसरा भाग है इसका क्या, चौकी। तीसरा भाग है चौकी। चौकी के ऊपर क्या थे, याद रखना आप। तीसरा भाग है चौकी, इसे चौकी बोलो या फिर इसे हम ढोल भी बोल सकते हैं। क्या, चौकी, चौकी बोलो इसे, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हमें ढोल भी बोले सकते हैं। चौकी बोलो या ढोल बोलो। इस चौकी या इस ढोल के ऊपर क्या थे, चार पशु थे जो दक्षिणावर्त गति कर रहे हैं और उन चारों के बीच में क्या थे, चार चक्र भी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या, एक तीसरा भाग क्या, चौकी है। आप इतना याद रखो, चौकी है। बाकी इस चौकी को मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इस चौकी को मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा अलग से। ये तीसरा भाग हो गया। और ये जो भाग है ये है अपना कौन सा, ये है अपना चौथा भाग। ये कौन सा है, ये है चौथा भाग। और इस चौथे भाग का नाम क्या है, इस पे क्या है, इस पे चार शेर हैं। इस पर क्या है, इस पे चार शेर है, ये चार सिंह है। इस पे क्या है, चार सिंहों की मूर्ति है। चार सिंहों की मूर्ति है। इसके ऊपर क्या है, चार सिंहों की मूर्ति है। और जो चारों के चारों शेर हैं वो क्या है, चारों के चारों शेर है जो आगे पीछे है, आगे पीछे से जुड़ी हुई, यानी उनकी जो पीठ है वो आपस में जुड़ी हुई है। यानी आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां हैं जो किसकी बनाई गई है, इन चार शेरों की बनाई गई है। यानी शेरों की जो पीठ है वो आपस में पीछे से स्पर्श कर रही है। और ये चारों शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। चारों शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ये राजा अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उसके राजत्व और उसके नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजत्व और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चीज मैं आपको आगे लिखाऊंगा, यहाँ इतनी जगह नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, और फिर आ गया इसका पांचवा भाग। फिर आ गया इसका पांचवा भाग, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया धम्म चक्र। जिसे क्या कहा गया, इसे कहा गया, ये है पांचवा भाग और इसे कहा जाता है धर्म या धम्म चक्र। धर्म या धम्म चक्र। धर्म बोलो या फिर धर्म चक्र बोलो या फिर धम्म चक्र इसे बोलो। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, स्तंभ के एकदम से शीर्ष पर हुआ करता था और इसका स्थान है जो हमेशा सबसे ऊपर था, इस वजह से इसको सबसे ऊपर बनाया गया। इसका स्थान है जो सबसे ऊपर हुआ करता था, इस वजह से इसे सबसे ऊपर बनाया। यह था सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के 5 अवयव या 5 भाग। अब हम बात करते हैं प्रत्येक अवयव और प्रत्येक भाग के बारे में बहुत डिटेल से, जहां से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचों भाग एक बार बता देता हूं, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्तंभ, सेप्ट या लाट। फिर आता है एक कमल घंटी का आधार, ये उल्टे कमल के जैसी आकृति है जो आ जाती है। फिर तीसरा बात करें, तीसरी आती है चौकी बोलो या ढोल बोलो। ठीक है, इस चौकी या ढोल के ऊपर 4 पशु थे, 4 पशु हैं और 4 ही बीच में क्या बने हुए, चक्र बने हुए हैं। और इस ढोल के ऊपर क्या बने हैं, 4 शेरों की मूर्ति या 4 सिंहों की आकृतियां हैं जो यहाँ पर बनी हुई है, जो आपस में एक दूसरे से पीछे से क्या है, जुड़ी हुई है। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं ये शेर है जो आपस में पीठ सटाए बैठे हुए हैं। और सबसे ऊपर बनाया गया है धम्म चक्र, यानी धम्म चक्र का स्तंभ के ऊपर सर्वोपरि स्थान है जो हुआ करता था। और ये भी यहाँ पर है सर्वोपरि स्थान है जो है, इस वजह से इसको सबसे ऊपर बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो चौकी या ढोल पर जो चारों पशु बनाए गए हैं, कौन सा पशु किस दिशा में है। ये चारों के चारों पशु हैं जो मतलब किस दिशा में गति कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अपन देखने वाले हैं कि जो 4 चक्र बनाए गए हैं, जो 4 चक्र बनाए गए हैं वो किसका प्रतीक है। ऊपर जो धम्म चक्र बनाया गया है उसके अंदर कितनी तीलियां हैं। ठीक है,
शेर है वो किसका प्रतीक है, गज किसका प्रतीक है, अश्व किसका प्रतीक है। ठीक है, ये सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मुझे एक बार बता दीजिए कि हाँ सर हमारी ये चीज समझ में आ गई, फिर हम चलते आगे। अगर इसके पांचों भाग आपको समझ में आ गए सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के, तो मुझे बता दीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं आपको मैं। स्तंभ, सेप्ट या लाट, पहला भाग। दूसरा है एक कमल घंटी का आधार। तीसरा है ढोल या चौकी। चौथा भाग है चार सिंगों की मूर्ति। और पांचवा है धर्म या फिर धम्म चक्र। ठीक है, मीना सोलंकी, निकिता, नरेंद्र जी, श्वेता पवार, सपना जी, चनन जी, ठीक है, तनु बंसल जी डन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो है जो यूट्यूब पे जाने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप है जो विद्यार्थियों तक शेयर करना। और यूट्यूब से जो विद्यार्थी देखते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जुड़ करके मेहनत से तैयारी करनी है तो आज ही मिशन 8 को ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी है जो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर आपको तैयारी है जो करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम एक एक भाग के बारे में देखने वाले हैं। अब हम एक एक भाग के बारे में देखने वाले हैं। फिर वही चीज आ गई, ये कौन सा था, ये था पहला भाग। इसके अंदर पहला भाग अपन यहाँ पढ़ेंगे और दूसरा भाग है जो यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा है जो आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। प्रत्येक भाग है जो अलग अलग जगह आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये भाग है लाट, ये पहला भाग है। ये कौन सा है, ये पहला भाग है। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया लाट, या अपन इसे कह सकते हैं स्तंभ, या फिर इसे कह सकते हैं सेप्ट। सेप्ट, इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है लेख। इस पर है अशोक का लेख, इस पे है अशोक का लेख, इस पे है अशोक का लेख। इसके ऊपर अशोक का क्या लिखा हुआ है भाई, लेख लिखा हुआ है। इसके ऊपर अशोक का लिखा हुआ है क्या, लेख। इसके ऊपर अशोक का क्या लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे भाग पे चलते हैं अपन। यहाँ पे ये पहला भाग हो गया। अब हम देखने वाले हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग में क्या है, एक एक कमल घंटी का बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एक कमल है घंटी का आधार। ठीक है, एक कमल घंटी का आधार है। ठीक है, ठीक है, एक कमल घंटी का आधार है ये दूसरा भाग। ठीक है, इसकी आकृति आप देखोगे तो आपको कैसे लग रहा है, इसकी आकृति है जो एक उल्टे कमल के आकार के जैसी लग रही है। ठीक है, आकृति कैसी है इसकी, आकृति या बनावट। ठीक है, आकृति उल्टे कमल के जैसी है, उल्टे कमल के, उल्टे कमल के समान है। ठीक है, उल्टे कमल के समान है, इसलिए इसे कमल आकृति भी कहा जाता है। इसको कमल आकृति भी कहा जाता है, या अपन कह सकते हैं घंटी के आकार की है इसलिए इसको घंटी का भी कहा जाता है। तो दोनों को मिक्स नाम है इसका, एक कमल घंटी का आधार। एक कमल घंटी का आधार यानी कमल के जैसा भी है, और घंटी का यानी एक घंटी के जैसा भी है। ये हो गया दूसरा भाग। अब आते हैं तीसरे भाग पे। तीसरे भाग पे चलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आ गया तीसरा, और तीसरे को क्या कहा जाता है, तीसरे को कहा जाता है चौकी या ढोल। चौकी या ढोल, अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं बहुत डिटेल से। ये है, अच्छा ये घंटी का है, ये है चौकी, ये है तीसरा भाग। यहाँ पे लिख लेना, तीसरा भाग है, इसे कहा जाता है चौकी या ढोल। चौकी या ढोल। अच्छा, इसके ऊपर क्या बने हुए, इसके ऊपर चार पशु बने हुए हैं जो दक्षिणावर्त गति करते हुए हैं। आपको याद रखनी है, दक्षिणावर्त मतलब ऐसे लग रहा है कि ये सारे पशु किधर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो अपन लिखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर
कितने? 4 पशु, 4 पशु बने हैं जो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त गति करते हुए हैं, दक्षिणावर्त गति दक्षिणावर्त गति करते हुए है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? दक्षिणावर्त गति। दक्षिणावर्त गति मतलब ऐसे लग रहा है कि ये चारों के चारों पशु किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। चारों के चारों पशु है जो किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। 4 पशुओं के बीच में क्या बनाए गए हैं? 4 पशुओं के बीच के अंदर क्या बनाए गए हैं? 4 पहिए भी बनाए गए हैं। वो किसके प्रतीक हैं? वो धर्म के लक्ष्य हैं, वो धर्म के लक्ष्य के प्रतीक हैं। ठीक है, अब ये 4 पशु जैसे आपको एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 2 तो आपको साइड से दिख रहा है, 2 आपको दिखाई नहीं दे रहे, 2 दूसरी तरफ है। और प्रत्येक के बीच में क्या है? एक पहिया है, एक चक्र है जो बनाया गया है। और ये चक्र है जो किसका प्रतीक है? ये चक्र है जो धर्म चक्र के क्या है? लक्ष्य का प्रतीक है। ये है चक्र। ठीक है, ये है चक्र। इस पे ये जो चक्र बनाया गया है, ठीक है, कितने? 4 चक्र है। चौकी पर बने 4 चक्र। चौकी पर बने, चौकी पर बने पहिए, चौकी पर जो पहिए बने हैं वो पहिए किसके हैं? धर्म चक्र के लक्ष्य है। चौकी पर बने पहिए धर्म चक्र के क्या है? ये लक्ष्य है। आपको याद रखना, धर्म चक्र के लक्ष्य है। चौकी पर बने पहिए हैं, ये पहिए धर्म चक्र के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं? ये धर्म चक्र के लक्ष्य हैं। या फिर अपन कह सकते हैं चौकी या फलक, इसको फलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो फलक पर जो पहिए बने हैं, जो चक्र बने हैं, वो किसके? ग्रहों के भी प्रतीक इनको माना जाता है। अपन कह सकते हैं फलक पर उत्कीर्ण चक्र, या अपन कह सकते हैं इसी को कह सकते हैं फलक, फलक पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण क्या? चक्र। चक्र ही तो है ये। फलक पर उत्कीर्ण चक्र किसके? ग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। किसके? ग्रहों के भी प्रतीक इन्हें माना जाता है। ग्रहों के प्रतीक भी माना जाता है। ग्रहों के प्रतीक भी माना जाता है, माना जाता है। अच्छा, आपको पूछ ले कि जो धम्म चक्र है जो सबसे ऊपर बना हुआ है, वैसे तो वो धम्म चक्र है, यानी भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना की याद में है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो प्रतीक किसका है? जैसे इनको ग्रहों के प्रतीक के रूप में माना गया, वैसे ये है क्या? ये है धर्म चक्र के लक्ष्य जो ऊपर बनाए गए, उसके लक्ष्य इनको बनाया गया है। लेकिन जब अपन कह सकते हैं कि फलक के ऊपर 4 जो पहिए बनाए गए उनको ग्रहों के प्रतीक के रूप में माना गया है, तो ऊपर वाला जो धम्म चक्र है जो शीर्ष वाला है, उसको सूर्य का प्रतीक माना गया है। उसको किसका? उसको सूर्य के प्रतीक के रूप में माना गया है। यानी सूर्य क्या है? एक ही है। यानी धम्म चक्र क्या है? एक है। ठीक है, धम्म चक्र क्या है? एक है। ये चीज आपको लिखाऊं या फिर आगे लिखाऊं? चलो लास्ट में आपको लिखवा दूंगा इनको एक साथ। ठीक है, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर। अब हम देखते हैं ये जो 4 पशु है, ये जो 4 पशु है, ये 4 पशु कौन कौन से हैं? 4 पशु कौन कौन से हैं? और ये जो चारों पशु हैं ये किस दिशा में है? जैसे हाथी है जो किस दिशा में है, प्रश्न पूछा जाता है। और विद्यार्थी है जो पढ़ता भी है लेकिन क्वेश्चंस को गलत करके आता है। आज मैं दावा करता हूं कि अगर मेरी बताई हुई बात आप याद रख लोगे तो आप ये प्रश्न है जो भविष्य में किसी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आने वाले हो। भविष्य में किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो आप गलत करके नहीं आओगे। आप याद रखना, आप मेरी बात को क्या है? याद रखना। तो चौकी पर क्या है? 4 पशु है, आपको याद ये रखना है सबसे पहले। ठीक है, चौकी पर
बने चारों पशु, चौकी पर बने जो चारों पशु हैं, चौकी पर जो 4 पशु बने हैं उन पशुओं की दिशा बता देता हूं मैं पहले। चौकी पर बने चारों पशुओं की दिशा, पशुओं की दिशा, चौकी पर बने चारों पशुओं की दिशा बताता हूं आपको। ठीक है, लिखो चौकी पर बने चारों पशुओं की दिशा। ऐसा भी कोई विद्यार्थी कि जिनको ऑलरेडी ये पता है, रट करके तो अलग बात है, लेकिन एक शॉर्ट सी आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ये सारी चीजें जो याद हो जाएगी। ठीक है, चौकी पर बने चारों पशुओं की दिशा। 1 नंबर में आपका यहाँ पर पॉइंट लगाता हूं और फिर मैं नया पेज ले लेता हूं और यहां लिखता हूं मैं क्या, 1 नंबर। यहां लगाता हूं मैं 1 नंबर। 1 नंबर, 1 नंबर पे क्या है, मैंने क्या बताया आपको, 1 नंबर पे अपन देखने वाले हैं पशुओं की दिशा। क्या देखने वाले हैं, चौकी पर बने पशुओं की दिशा, पशुओं की दिशा। ठीक है, दिशा को आप चारों दिशाओं का नाम शॉर्ट में बता सकता हो कोई? चारों दिशाओं को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है कि? एक बार बताइए कमेंट करके। चारों दिशाओं को अगर आपको शॉर्ट में नाम बताना हो तो बता सकते हो कोई? किसी को पता है? एक ही शब्द में चारों दिशाओं के नाम आ जाए, एक ही शब्द में चारों दिशाओं के नाम आ जाए। अगर एक शब्द में चारों दिशाओं के नाम आप बता दोगे तो, हाँ नरेंद्र जी कह रहे हैं न्यूज, श्वेता गौतम कह रहे हैं न्यूज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, न्यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप चारों दिशाओं का नाम एक वर्ड में बता दोगे तो चारों पशुओं का नाम मैं आपको एक वर्ड में याद करवाने वाला हूं। देखिए आप, क्या है, NEWS, न्यूज, बट्टा लिखो और इसके नीचे लिख लो LEBH, न्यूज बट्टा लेब। न्यूज बट्टा लेब आपको याद रखना है, बस इसी सूत्र से आपका काम है जो हो जाएगा, इसी सूत्र से आपका काम है जो हो जाएगा। 2 बार आप बोलिए मेरे साथ, न्यूज बट्टा लेब, न्यूज बट्टा लेब, न्यूज बट्टा लेब। मतलब एन, इसको इसके साथ, इसकी दिशा ये है, इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है और इस दिशा में ये है। बस हो गया काम, हो गए पशुओं की दिशा याद, हो गई आपको चौकी पर बने पशुओं की दिशा याद। और सारे के सारे पशु जा किस दिशा में रहे, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, यानी दक्षिणावर्त क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इनको मैं डिटेल से लिख देता हूं। पहले बात करते हैं क्या नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब उत्तर, नॉर्थ का मतलब उत्तर। उत्तर में क्या है, एल, एल का मतलब लोइन, लोइन। ठीक है, लोइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, लोइन को हिंदी में कहा जाता है शेर। लोइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, शेर। मतलब उत्तर में कौन सा पशु है, शेर है। फिर ई, ई का आएगा क्या, ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में कौन सा है, ई के नीचे ई, यानी एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। हाथी बोलो या फिर अपन इसको गज बोल सकते हैं, हाथी या गज। फिर ले लो आप W, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। कौन सी दिशा की बात कर रहा है ये, बात कर रहा है पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम में कौन सा है, B यानी बुल। कौन सा है, बुल। बुल यानी वृषभ, अपन कह सकते हैं क्या, वृषभ या फिर बेल, या फिर वृषभ बोलो या फिर बेल। बुल का मतलब होता है बेल, ठीक है, वृषभ या बेल, ठीक है। फिर आ गया एस यानी साउथ, SOUTH। साउथ का मतलब होता है कौन सी दिशा हो गई ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में कौन सा है, हॉर्स है। कौन सा है, हॉर्स है, हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है क्या, घोड़ा, घोड़ा या फिर अपन इसको कह सकते हैं अश्व। क्या कह सकते हैं, अश्व कह सकते हैं। अगर आपको ये चीज याद हो गई तो एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए कि सर एक बार में हमारे याद हो गई ये चीज और भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। एक बार मुझे बता दीजिए आपकी, हाँ सर हमारे याद हो गई ये चीज। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये चीज है जो पहुंचाने की जिम्मेदारी
आपकी है। और एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारी ये चीजें जो याद हो गई है। चौकी पर बने पशुओं की जो दिशा है वो कौन सी है? नॉर्थ में लॉइन, ईस्ट में एलिफेंट, वेस्ट में बुल, साउथ में हॉर्स। हिंदी में कहें तो उत्तर में शेर, पूर्व में हाथी, पश्चिम में बैल, दक्षिण में घोड़ा या फिर अश्व। और सारे के सारे पशु हैं जो किस दिशा में गति कर रहे हैं? दक्षिणावर्त गति करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये बात भी मैं आपको नोट करके यहां पर लिखवा देता हूं। नोट नोट चारों पशुओं को दक्षिणावर्त गति गति करते हुए दिखाया गया है। चारों पशुओं को किस दिशा में गति करते हुए दिखाया गया है? न्यूज बट्टा लेप। अलका जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। श्वेता गौतम कह रहे हैं बहुत ही शानदार ट्रिक है सर। तनु बंसल जी को डन है। श्वेता गौतम याद, ठीक है, सबको याद हो गए ना? ये प्रश्न नेट से लेकर के हर एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे डिफिकल्ट प्रश्न अगर बच्चे के लिए कोई है तो ये क्वेश्चन से सीधा प्रश्न पूछता है कि पशुओं को उनकी दिशा के साथ मिलाइए। और फिर वहां पर बच्चा माथा पकड़ के बैठता है कि उत्तर में घोड़ा था, उत्तर में शेर था, पश्चिम में हाथी था या पश्चिम में बैल था क्या? और फिर लास्ट में यही करके आता है कि उत्तर में तो शायद घोड़ा ही होगा। और ऐसे करके आता है, कुछ और करके आता है, क्वेश्चन करके आता है गलत। जबकि रियल में देखा जाए तो इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं इस टॉपिक का। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है किसी भी एग्जाम में, इसका मतलब ये 2 नंबर आपको फ्री में दे रहा है कि भाई तुम तो ले जाओ ये 2 प्रश्न, यानी ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर आप ले जाओ। मीना सोलंकी कह रहे हैं कि नाइस ट्रिक सर। ठीक है, ऐसी ट्रिकें करवाने वाला हूं मैं आपको, और ट्रिक के माध्यम से पूरी चीजें जो आपको हार्ड लगती है वो चीज पढ़ने के बाद आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान थी। अब आप बताओ कि ये आसान है या हार्ड है? इतनी आसान ट्रिक है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ रहा है इसका मतलब ये कि 2 नंबर आपको फ्री में दे रहा है ये। अब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना, न्यूज बट्टा ले किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले आप आंसर देके आ जाओगे। कैसे भी प्रश्न पूछ ले, चाहे मिलाने वालों में पूछ ले, चाहे सिंगल प्रश्न पूछ ले, कैसे भी पूछ ले। इसके बाद एक प्रश्न और पूछता है इसके बाद एक प्रश्न और पूछता है। ये पूछता है कि सारनाथ की गोल चौकी पर अंकित जो पशु है वो पशु अंकन किसका प्रतीक है? वो पशु अंकन किसका प्रतीक है? अगला प्रश्न आपसे यही पूछता है, ये पशु अंकन का प्रतीक। ठीक है, ये सारनाथ की गोल चौकी है। इस गोल चौकी पर दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछता है, ये दूसरा प्रश्न ही इसका यही रहता है क्या कि इस गोल चौकी पर जो पशु बनाए गए हैं, जो पशु अंकित किए गए हैं, उनका प्रतीक क्या है? उस पशु अंकन का प्रतीक क्या है? यानी शेर है तो वो किसका प्रतीक है? गज है तो किसका प्रतीक है? वृषभ है तो किसका प्रतीक है? अश्व है तो किसका प्रतीक है? ये सारी चीजें आपसे ये प्रश्न के अंदर पूछता है। तो दूसरा प्रश्न ही आपसे यही पूछा जाएगा, दूसरा टॉपिक या दूसरी हेडिंग आपको मैं यही लिखाने वाला हूं कि सारनाथ की क्या है अपनी, सारनाथ की गोल चौकी पर, सारनाथ की गोल चौकी पर अंकित, गोल चौकी पर, गोल चौकी पर जो अंकित है पशु है, अंकित गोल चौकी पर अंकित पशु अंकन, पशु अंकन प्रतीक है, पशु अंकन प्रतीक है। यानी पशु अंकन है या पशु अंकन का प्रतीक भी अपन कह सकते हैं, पशु अंकन का प्रतीक। ठीक है, पशु अंकन का प्रतीक देख लेते हैं। ठीक है, पशु अंकन का प्रतीक भी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है भाई, दूसरा दूसरा लिखो आप। दूसरा क्या है? दूसरी हेडिंग है सारनाथ की गोल चौकी, यानी क्या? ढोल। गोल चौकी यानी ढोल।
सारनाथ की गोल चौकी पर, गोल चौकी अंकित पशु अंकन का प्रतीक, पशु अंकन का प्रतीक देखने वाले हैं। वही अपन लिखेंगे क्या, LEBH। क्या लिखोगे आप यहां पर लगाओ LEBH, 4 ही तो पशु है। L का मतलब हो गया लॉइन, लॉइन मतलब शेर। दूसरा पशु कौन सा है, दूसरा पशु है एलिफेंट यानी गज या हाथी। तीसरा हो गया बुल यानी बैल या फिर अपन कह सकते हैं वृषभ। और चौथा हो गया कौन सा, हॉर्स यानी घोड़ा या अश्व। यही तो 4 पशु दिए हुए हैं। देखते हैं शेर किसका प्रतीक है। पता है शेर शौर्य का प्रतीक है। शेर किसी से डरता नहीं है, यानी शेर निर्भीकता का प्रतीक है। और शेर में बहुत फुर्ती होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं बहुत चपल होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं शेर सफुर्ती का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है, शेर शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, शौर्य। शेर किसी से डरता नहीं है, तो अपन कह सकते हैं निर्भीकता का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है। और इसके अलावा बात करें तो शेर है जो सफुर्ती का प्रतीक है, सफुर्ती का प्रतीक है, प्रतीक है। याद हो जाएगा। शेर शौर्य का प्रतीक है, शेर किसी से नहीं डरता, इसलिए इसे जंगल का राजा कहा जाता है। अपन कह सकते हैं शेर निर्भीकता का प्रतीक है। शेर के अंदर बहुत फुर्ती, बहुत चपल होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं शेर सफुर्ती का प्रतीक है। फिर बात करते हैं हाथी। एक तो आपको पता है हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। राजा जब किसी भी प्रकार की, आप देखोगे किसी भी प्रकार की झांकी वगैरह निकालता तो सबसे ऊपर बैठ करके राजा निकलता है। और सबसे ऊपर किस पे, हाथी पे बैठ के राजा निकलता है। मतलब राजा अपना ऐश्वर्य दिखाता है वहां पर। क्या दिखाता है, अपना ऐश्वर्य दिखाता है। तो हाथी किसका प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। एक तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाथी चातुर्य का प्रतीक है। किसका, हाथी चातुर्य, हाथी बहुत चतुर है, चातुर्य का प्रतीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाथी है जो विचारशीलता का प्रतीक है। हाथी विचारशीलता का प्रतीक है, विचारशीलता का प्रतीक है। ठीक है, राजा जब भी अपनी उपलब्धि या किसी प्रकार के जुलूस वगैरह में शामिल होता है, अपना ऐश्वर्य दिखाता है, तो किस पे बैठ के जाता है, हाथी पे बैठ के जाता है। तो अपन कह सकते हैं हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी, अपन कह सकते हैं हाथी याद रखने का तरीका, अपन कह सकते हैं हाथी बहुत चतुर होता है, तो ये चातुर्य का प्रतीक है। जब कुत्ते, जब हाथी गली से निकलता है तो कुत्ते क्या करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। हाथी उन पे विचार करता है कि इतना बड़ा हाथी ये देखा नहीं इन्होंने कभी, इसलिए भौंक रहे हैं, यानी वो विचार कर रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं हाथी क्या है, विचारशीलता का प्रतीक है। ये याद रखने की एक ट्रिक थी, बाकी आपको सीधा याद रखना है। हाथी ऐश्वर्य, चातुर्य और विचारशीलता का प्रतीक था। शेर शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। बचा हुआ क्या है, बैल या वृषभ। ये हमेशा से, बैल हमेशा से खेती में काम में लिया जाता था, कृषि में काम में लिया जाता था। इसलिए कहते हैं कि भूमि की उर्वरता का प्रतीक किसे माना जाता है, बैल को माना जाता है। बैल है जो भूमि की उर्वरता, उर्वरता का प्रतीक है। बैल है जो किसका प्रतीक है, भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। अश्व, जब भी राजा युद्ध करने जाता तो किस पे जाता था, अश्व पे जाता था। यानी अपने राज्य का विस्तार करना होता था तो किस पे चढ़ के जाता था, अश्व पर, यानी घोड़े पे चढ़ के जाता था। तो अपन कह सकते हैं कि राज्य के विस्तार का प्रतीक किसे माना जाता है, घोड़े को माना जाता है। राज्य के विस्तार का प्रतीक, राज्य के विस्तार का प्रतीक,
राज्य के विस्तार का प्रतीक किसे माना जाता है? घोड़े को माना जाता है, अश्व को माना जाता है। मेरे हिसाब से आपको चारों जो पशु है, चारों पशु है जो किस प्रतीक से इन्होंने यहाँ पर अंकित किए थे वो भी आपको याद हो गए हैं। शेर है जो शौर्य, निर्भीकता और सफुर्ती का प्रतीक है। हाथी ऐश्वर्य, चातुर्य और इसके अलावा बात करें तो विचारशीलता का प्रतीक है। बैल है जो भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। और हॉर्स है जो राज्य के घोड़ा यानी अश्व, अश्व है जो राज्य के विस्तार का प्रतीक है। अगर आपको यहां तक की चीजें याद है, अगर ये चीज भी आपको याद हो गई तो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर याद है। हाँ, एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारी ये चीजें जो याद हो गई है। फिर चलते आगे। यूं कहे तो अपन कह सकते हैं कि ये जो चौकी है, चौकी है जो एकदम से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चौकी है जो एकदम से कंप्लीट हो गई है। श्वेता पवार, श्वेता गौतम, तनु बंसल, नरेंद्र जी, मीना सोलंकी। ठीक है, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया। ठीक है, चौकी पर बने ये जो पहिए, ये धर्म चक्र के लक्ष्य आपने लिख लिए। फलक पर उत्कीर्ण ये जो चक्र है ये ग्रहों के प्रतीक भी माने जाते हैं, ये भी आपको याद हो गया, ये भी आपने लिख लिया। और अब हम चलते हैं आगे। तीसरे के बाद हम चलते हैं कौन से? चौथे भाग पे। कौन से भाग पे चलते हैं? अपन चलते हैं चौथे भाग पे। ये आ गया चौथा भाग, ये आ गया चौथा भाग। चौथे भाग में क्या है? चार शेर है भाई। चौथे भाग में क्या बनाए गए हैं? चार शेर बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं इन चारों शेरों को, चारों शेरों को देखने वाले हैं। ठीक है, ये आ गए चारों शेर, ये चौकी भी इनके साथ में है। ये है चौथा भाग, ये है अपना कौन सा? चौथा भाग। चौथे भाग पर क्या है? चार शेर बने हैं। क्या है? चार शेर बने हैं। चार तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियों में दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? चार तेजस्वी सिंहों को चार तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे, आगे पीछे जुड़ी हुई आकृति, आकृति आकृति में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चारों शेर आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं। चारों शेर हैं जो आपस में पीठ सटाए बैठे हैं। ठीक है, चारों शेर आपस में आप देख सकते हो पीठ सटाए, पीठ सटाए बैठे हैं। पीठ सटाए बैठे यानी पीठ है जो उनकी मिली हुई, और ये चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। शेर है जो चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और ये चारों दिशाओं में देख रहे हैं, मतलब सम्राट अशोक का जो राज्य है वो किस प्रकार से चारों दिशाओं में फैला, उसका ये प्रतिनिधित्व या उसका ये नेतृत्व कर रहे हैं। तो अशोक के राजत्व है, यानी ये जो चारों शेर हैं, ये चारों शेर हैं, ये चारों शेर अशोक के राजत्व व्यय, राजत्व व्यय या फिर अपन कह सकते हैं राजत्व और नेतृत्व। ठीक है, राजत्व व्यय या फिर अपन कह सकते हैं राजत्व और नेतृत्व, नेतृत्व का प्रतीक है, प्रतीक है। क्या? चार शेर। ये जो चारों शेर है, ये जो चारों शेर है, कितने? चारों शेर।
चारों शेर हैं जो अशोक के राजत्व और नेतृत्व का प्रतीक है। मतलब अशोक का जो साम्राज्य है वो चारों दिशाओं में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जिस प्रकार से शेर है जो जंगल का राजा था, उसी प्रकार उस समय सम्राट अशोक है, वो अपन ऐसे कह सकते हैं संपूर्ण भारत के राजाओं का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है जो कौन था, अशोक था। इस प्रकार का है जो दिखाने का प्रयास है जो इस स्तंभ के अंदर किया गया है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहां पर। अब हम एक चीज है जो नोट करके लिखते हैं, क्या कि ऊपरी चक्र, इसके ऊपर क्या है, ऊपरी चक्र है, उसके बिना, और इस चौकी के नीचे क्या है, चौकी के नीचे है कमल घंटिका कृति। ऊपरी चक्र और कमल घंटिका कृति को छोड़ करके शेष जितना भाग बचा है, कौन से शेष भाग में क्या बचा है, 4 शेर और एक चौकी, उसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो बनाया गया, यानी नेशनल एम्बलम है जो बनाया गया है। नेशनल एम्बलम है जो बनाया गया, यही है नेशनल एम्बलम, यही है भारत का नेशनल एम्बलम। वो भी मैं आपको नोट करके लिखाने वाला हूं ताकि आपका क्वेश्चन से जो गलत नहीं हो कभी भी। ठीक है, नोट्स क्या छोड़ना है इसमें आप देख लीजिए। पहले इस चीज को आप समझिए, फिर अपन करने वाले हैं। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, चाहे अभी समझने में आपको 2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन चीज एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय जो नेशनल एम्बलम है उसमें कितनी चीजें हैं, ये इतनी है। ये क्या है, ये है नेशनल एम्बलम, नेशनल ये नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक। क्या नहीं है, ये चक्र नहीं है, ये चक्र है, ये चक्र इसमें नहीं है, ये चक्र है जो इसमें नहीं है। इसके अलावा बात करें तो ये एक कमल घंटी का आधार है, ये भी इसके अंदर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि इस सिंह शीर्ष के कौन से ऊपरी चक्र, और इसके अलावा बात करें तो अपन कह सकते हैं कमलाधार यानी यही एक कमल घंटी का आधार यानी कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। आपको याद रह जाएगा ना, ऊपरी चक्र के बिना, और ये एक कमल घंटिका यानी इसे कमलाधार भी कह सकते हैं। कमलाधार के बिना शेष जो भाग बचा है, इस भाग को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया गया है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब ये चीज भी आपको मैं लिखा देता हूं, यहां से समझ लिया आपने। अब यहां मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इस सिंह शीर्ष स्तंभ के ऊपरी चक्र व क्या छोड़ा, ऊपरी चक्र व कमलाधार, ऊपरी चक्र व कमलाधार के बिना आपको याद रखना, ऊपरी चक्र व कमलाधार के बिना इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो घोषित किया गया है। ठीक है, या स्वीकार किया गया है। इस शीर्ष स्तंभ के ऊपरी चक्र व कमलाधार के बिना इसे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, लिख लेना नेशनल एम्बलम स्वीकार किया। ठीक है भाई, नोट इस शीर्ष स्तंभ के ऊपरी चक्र व कमलाधार के बिना, ऊपर चक्र था उसको छोड़ दिया और नीचे कमलाधार को छोड़ दिया, उसके बिना इसे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम, इंग्लिश वर्जन आप याद रखना, यहां पर ये गलती करवाएगा आपसे।
परीक्षा में पूछेगा कि सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ को भारत का स्वीकार किया गया है, ऑप्शन में डालेगा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय भी नहीं डालेगा, ये सीधा डालेगा प्रतीक, या फिर राष्ट्रीय प्रतीक यानी सीधा प्रतीक डालेगा, चिन्ह डालेगा, चिन्ह का इंग्लिश में ये डालेगा साइन। अब चिन्ह और प्रतीक में आप अपन बोलने में ऐसे बोलते हैं, इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया, भारत का इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अपन दोनों शब्दों को एक साथ बोलते हैं प्रतीक और चिन्ह, और फिर बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपन बोलते हैं तो प्रतीक चिन्ह है। अब हिंदी में देखोगे तो आपको प्रतीक भी मिलेगा और आपको चिन्ह भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, फिर गलत करके आओगे, फिर प्रश्न है जो गलत करके आओगे। लेकिन आपको केवल ध्यान रखना है क्या, आपको केवल ये ध्यान रखना है क्या, एम्बलम, हाँ बिल्कुल, सिंबल और साइन, बिल्कुल, या तो सिंबल या साइन, सिंबल और साइन होगा वो गलत होगा। इंग्लिश वर्जन देखोगे आपको इस शब्द पे ध्यान देना है क्या, एम्बलम। इंग्लिश वाले वर्जन में जो एम्बलम होगा वो आपको आंसर करके आना है। सिंबल दे देगा, साइन दे देगा, कुछ और दे देगा, ये मिलते जुलते ऑप्शन डालेगा, हिंदी वाले में आपको कंफ्यूज करेगा, इंग्लिश वाले में एक ही शब्द मिलेगा आपको क्या, एम्बलम। तो इसलिए आपको नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक है जो आपको याद रखना है। हिंदी वाला यहाँ पर याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो और ठीक, आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, एम्बलम। आपको याद क्या रखना है, एम्बलम में रखना है, ठीक है। एम्बलम रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न भी आप पीछे के पुराने पेपरों में देखोगे तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न है जो यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपको याद हो गई। क्या पढ़ाया मैंने आपको बताया चौथे भाग में 4 शेर है, 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृति में दर्शाया गया है, यानी जो चारों शेर है उन चारों शेरों को आपस में पीठ सटाए हुए बैठे दिखाया गया है। ये चारों शेर है जो अशोक के राजत्व और नेतृत्व का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये चारों शेर है जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में देख रहे हैं ना, ये शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। तो एक बात ये भी आ जाती है कि ये चारों शेर, यहां लिख देता हूं मैं, चारों शेर चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, इसी प्रकार से सम्राट अशोक भी चारों दिशाओं में एक ही है, उसके समान और कोई नहीं है। यानी चारों दिशाओं में एक छत्र राज है किसका, सम्राट अशोक का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इस शीर्ष स्तंभ के, कौन से, सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के ऊपरी चक्र व कमलाधार के बिना, ऊपरी चक्र यानी जो धम चक्र है उसको छोड़ दो और नीचे कमल जो घंटिका है उसको छोड़ दो, उसके बीच बीच का भाग है उसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम है जो स्वीकार किया गया है। बहुत बढ़िया भाई। अब आ जाते हैं अपन कौन से, 5वें भाग से। ये इसका क्या है, 5वां भाग है, यानी ये है 5वां भाग। 5वां भाग कौन सा है, 5वें भाग को कहा जाता है धम्म चक्र। क्या कहा गया, मैंने आपको बताया इसको कहा जाता है धम्म चक्र, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, धर्म चक्र। इसको क्या कह सकते हैं, धर्म चक्र कह सकते हैं। ये शीर्ष के सबसे ऊपरी भाग पर होता था, ये जो स्तंभ था उस स्तंभ के शीर्ष भाग पर ये होता था। तो शीर्ष के शिखर पर धम्म चक्र का महत्व है जो सबसे ज्यादा है। शीर्ष के शिखर पर आप लिख सकते हो, शीर्ष के शिखर पर, ठीक है, शीर्ष के शिखर पर धम्म चक्र प्रवर्तन,
प्रवर्तन का स्थान सर्वोपरि था, सर्वोपरि था। शीर्ष के शिखर पर धम्मचक्र प्रवर्तन का स्थान है जो क्या था, सर्वोपरि था। इस वजह से इसको सबसे ऊपर है जो बनाया गया, किसको, धम्मचक्र को या फिर धर्म चक्र को। ठीक है भाई। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप काउंट करोगे तो ये तिलियां कितनी है, 32 तिलियां है। यानी धर्म चक्र में कितनी तिलियां है, धर्म चक्र में 32 तिलियां है। जबकि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर कितनी तिलियां है, उसके अंदर 24 तिलियां हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस धम्म चक्र में, इस धम्म चक्र में इस धम्म चक्र में 32 तिलियां या आरे, 32 तिलियां या आरे हैं, आरे हैं। जबकि जबकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र में कितनी तिलियां हैं, 24। 24 तिलियां या आरे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। इस धम्म चक्र में कितनी, 32 तिलियां या 32 आ रहे हैं। जबकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है उस चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं। ठीक है भाई। शीर्ष पर जो चक्र बना हुआ है, शीर्ष पर जो चक्र बना है उसको किसका प्रतीक माना जाता है, इसको सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्या रखना है, शीर्ष पर बने, हम कह सकते हैं शीर्ष पर बने इस चक्र को, शीर्ष पर बने इस चक्र को, इस चक्र को सूर्य का प्रतीक माना गया है, सूर्य का प्रतीक माना गया है। जबकि मैंने आपको बताया था फलक पर बने हुए जो पहिए हैं, जो चक्र है, उनको किसका प्रतीक माना गया है, उनको ग्रहों का प्रतीक माना गया है। ठीक है, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पर नोट करवा के लिखा देता हूँ। फलक पर उत्कीर्ण, नोट करके लिख लो आप, नोट, नोट क्या था, फलक पर उत्कीर्ण चक्र को, फलक पर उत्कीर्ण चक्र को या पहियों को, फलक पर उत्कीर्ण चक्र या पहियों को, चक्र को ग्रहों का, ग्रहों का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ग्रहों का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको माना गया है धम्मचक्र, इसको माना गया धम्मचक्र। और जो फलक पर, जो चौकी पर बने हुए चार पहिए, उनको माना गया धर्मचक्र के लक्ष्य, उनको क्या माना गया, धर्मचक्र के लक्ष्य माना गया है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब इनको क्या माना गया, शीर्ष पर बने इस चक्र को, शीर्ष पर ये जो चक्र बना है इस चक्र को, इस चक्र को क्या माना गया, इस चक्र को माना गया धम्मचक्र। क्या माना गया, धम्मचक्र। ठीक है, और ये फलक पर बने हुए हैं, फलक पर उत्कीर्ण है चक्र है, फलक पर जो या जो चौकी पर जो बने हुए जो पहिए हैं, जो चक्र हैं, उन चक्र को धम्म के लक्ष्य माना गया है। किसके, धम्म के या धर्म के लक्ष्य है जो माना गया है। चौकी पर जो चार पहिए, उन चार पहियों को, चौकी के चार पहियों को, चौकी के चार पहियों को क्या माना गया है, धर्म के लक्ष्य, इनको माना गया है धर्म के लक्ष्य, इनको क्या माना गया है, धर्म के लक्ष्य माना गया है। याद रह जाएगा, या फिर नई लाइन में लिखाऊं आपको, चलो ये नई लाइन में मैं लिखा देता हूँ। ये दोनों चीजें जो मैं आपको नई लाइन में लिखा देता हूँ। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैंने आपको बताया कि जो शीर्ष भाग पर जो धम्म चक्र है,
शीर्ष भाग पर वो चक्र है उसे क्या माना गया? ठीक है, शीर्ष चक्र। चक्र दो जगह है, ठीक है ना। चक्र, चक्र की बात कर लेते हैं अपन। चक्र बोलो या फिर पहिया बोलो, पहिया बोलो, ठीक है। एक तो कहाँ है? शिखर पर है, ठीक है, शीर्ष पर है। एक तो है शीर्ष पर, जिसे क्या कहा गया? इसे कहा गया धम्मचक्र। इसे क्या कहा गया? धम्मचक्र कहा गया। धम्मचक्र कहा गया, धम्मचक्र कहा गया, ठीक है, कहा गया। इसी को क्या है? शीर्ष वाले को धर्मचक्र, धम्मचक्र कहा गया। और इसी शीर्ष वाले को, इसी शीर्ष वाले को किसका प्रतीक माना? सूर्य का प्रतीक माना। वैसे देखा जाए तो इसका, ग्रहों में देखा जाए तो इसको सूर्य का प्रतीक माना, सूर्य का प्रतीक माना। दो चीजें याद रखने, शीर्ष पर जो चक्र है, शीर्ष पर जो चक्र या जो पहिया है उसकी बात करें तो उसको धम्म चक्र कहा गया, प्लस इसे सूर्य का प्रतीक माना गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है फलक पर। इन्हें अपन कह सकते हैं चौकी पर, चौकी पर या फलक पर वाला, ठीक है। चौकी या जो फलक पर है उनकी बात करें, कितने पहिए हैं? 4 पहिए हैं, 4 पहिए हैं या फिर 4 चक्र हैं। 4 पहिए बोलो या फिर 4 चक्र बोलो, 4 पहिए बोलो या फिर 4 चक्र बोलो। अच्छा, इनको किसका प्रतीक माना गया है? इन चारों पहियों को किसका प्रतीक माना गया है? इनको पहले तो माना गया ग्रहों का प्रतीक। किसका प्रतीक? ग्रहों का। जैसे इसको सूर्य का प्रतीक माना गया, उसी प्रकार उनको ग्रहों का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार से शीर्ष पर जो चक्र उसको धम्म चक्र कहा गया है, उसी प्रकार इनको धम्म के लक्ष्य माना गया है। क्या धम्म के लक्ष्य कहा गया, या धम्म के लक्ष्य या धर्म के लक्ष्य कहा गया है? इनको कहा गया धर्म के लक्ष्य। तो ये चीज याद रखना, धर्म के लक्ष्य, धर्म के लक्ष्य कहा गया, ठीक है। जिस प्रकार से इसको सूर्य का प्रतीक माना, उसी प्रकार से इसको ग्रहों का प्रतीक माना, ग्रहों का प्रतीक या ग्रहों के प्रतीक, अपन कह सकते हैं ग्रहों के प्रतीक, ग्रहों के प्रतीक माना या माने गए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से चक्र से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जो भ्रांति है, किसी भी प्रकार का डाउट है जो आपको नहीं रहा होगा। और ये जो धम्म चक्र है, ये धम्म चक्र है, इस धम्म चक्र में कितनी आ रहे हैं? यहाँ पर 32 आ रहे हैं, यहाँ पर 32 आ रहे हैं। कितनी आ रहे हैं? 32 आ रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, यहाँ तक तो हमारे एकदम से क्लियर हो गया है। ये चक्र वाला कंसेप्ट है, ये चक्र वाला चक्र भी हमारे जो समाप्त हो गया, ये एक बार मुझे बता दीजिए। क्या अभी भी चक्र का चक्र है, या इस पहिए का चक्र है जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो भी मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए आप, है ना। शिल्पी अग्रवाल जी क्लियर है, तनु बंसल जी क्लियर है, सपना जी, मीना सोलंकी चनन, ओके सर, ठीक है। मतलब आपके चक्र का चक्र है जो अब समाप्त हो गया है, पहिए का चक्र है जो आपको अब समाप्त हो गया है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं 2-4 चीजें और। 2-4 चीजों में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये कहाँ रखा हुआ है। इसके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो मौर्यकालीन कला, मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता है। श्वेता गौतम जी कह रहे हैं कि ऑल क्लियर सर, हम इस चक्र से बाहर आ गए हैं। चक्र नहीं था ये, आप ऐसे कहो ये चक्रव्यूह था। ये चक्र का चक्र, ये ओनली चक्र नहीं था, आप इसको चक्रव्यूह समझो, और आप इस चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर आए हो, है ना। इसका मतलब आप इसके अंदर रणबांकुरे हो चुके हो, है ना, रणबांकुरे हो चुके हो इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर 2-4 चीजें हैं वो मैं आपको और लिखवाता हूँ। क्या लिखना है? एक तो देखना है कि ये कहाँ पर रखा हुआ है। ये सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में रखा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्या? संग्रहालय। संग्रहालय कहाँ रखा है? ये रखा है सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ
संग्रहालय उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ रखा हुआ है ये रखा हुआ है सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रतिमा की सतह है, ये जो प्रतिमा इनके ऊपर जो बनाई गई, जो मूर्तियां बनाई गई, इनकी सतह जो बहुत चिकनी है, ये इनकी विशेषता में। ठीक है, प्रतिमा बोलो या फिर अपन कह सकते हैं मूर्ति। ठीक है, प्रतिमा या मूर्ति की सतह बहुत चिकनी है, बहुत चिकनी है, मतलब इसके ऊपर ओपदार पॉलिश है जो की गई है। ठीक है, चिकनी है मतलब इसके ऊपर क्या की गई है, ओपदार पॉलिश की गई, सतह बहुत चिकनी है, मतलब इस पर, मतलब अपन कह सकते हैं इस पर ओपदार पॉलिश, ओपदार पॉलिश की गई है, ओपदार पॉलिश की गई है। तो यहां से एक चीज और बन जाती है, एक चीज और बन जाती है, क्या, नोट ओपदार पॉलिश, नोट ओपदार पॉलिश, ओपदार पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की या मौर्य काल की जो मूर्तियां हैं उसकी प्रमुख विशेषता है जो मानी जाती है। ठीक है, ओपदार पॉलिश, ओपदार पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता है, मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता है, खास विशेषता है। ये अलग प्रकार की पॉलिश है जो मूर्तियों के ऊपर की जाती थी, किसमें, मौर्य काल में, किसमें की जाती थी, मौर्य काल में की जाती थी। ये बात भी आपको याद हो गई। अब एक स्थान याद रखना, एक स्थान आता है चोर स्थान। कौन सा स्थान आता है, चोर स्थान। एक स्थान आता है कौन सा, चोर स्थान। ये क्या है भाई, क्या कोई चोरी वोरी करने का स्थान है क्या जिसे चोर स्थान कहा जाता है? जहां पर मौर्य काल में मूर्तियां लगाई जाती थी उन स्थान को कहा जाता था चोर स्थान। ठीक है, जहां मूर्तियां स्थापित की जाती थी, जहां मूर्तियां, क्या, जहां मूर्तियां स्थापित की जाती थी उसे चोर स्थान, उसे चोर स्थान कहा गया। तो चोर स्थान भी आप याद रखना, आपको याद हो जाएगा। चोर स्थान क्या है, जहां मूर्तियां स्थापित की जाती थी उसे चोर स्थान कहा जाता था। पूरा का पूरा पढ़ लिया, याद हो गया? क्या अभी अपना पीछा छूट जाएगा? क्या अभी अपन कंप्लीटली इस चक्रव्यूह से बाहर आ गए क्या? अभी तक नहीं आए। 2-4 स्टेटमेंट और हैं, वो आपको याद रखना। एक स्टेटमेंट देते हैं कौन, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास कहते हैं कि ये स्तंभ है सारनाथ का, ये ऐसा बनाया गया है मानो कि कलाकार ने इसके अंदर न तो एक छेनी कम लगाई और न एक छेनी है जो ज्यादा लगाई। जितनी आवश्यकता थी उतनी छेनी की चोट से इन मूर्तियों को बनाया है। यानी राय कृष्ण दास कहते हैं कि न एक छेनी कम लगी और न एक छेनी ज्यादा लगी। ठीक है भाई। बाद में कौन आते हैं, सर जॉन मार्शल आते हैं। मार्शल साहब कहते हैं कि 3री शताब्दी में विश्व में समस्त विकसित कलाओं में अगर बात करें, 3री शताब्दी में विश्व की समस्त विकसित कलाओं में अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा विकसित है। कौन सा, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये सबसे ज्यादा विकसित है। फिर आ जाते हैं बेंजामिन रोलैंड, वो इस स्तंभ की तुलना या इस स्तंभ की कल्पना है वो किससे करते हैं, ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में कर देते हैं। किसके, ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में कर देते हैं। तीनों स्टेटमेंट लिखे और अपना ये सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो अपना क्या हो जाएगा, एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट लिखने के साथ ही सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3
स्टेटमेंट है जो मैं आपको लिखा देता हूं। पहला स्टेटमेंट है किसका? राय कृष्णदास का। ठीक है, कथन, कथन की बात करते हैं। किसने क्या कथन कहा? पहला पहला कथन कथन है राय कृष्णदास का। राय कृष्णदास का क्या कहते हैं? राय कृष्णदास, राय कृष्णदास कहते हैं कि न एक छेनी ज्यादा लगी और न एक छेनी कम लगी। ठीक है, तो न एक छेनी कम लगी इसमें, न एक छेनी कम लगी तो न एक छेनी ज्यादा लगी, न एक छेनी ज्यादा लगी, ज्यादा लगी। राय कृष्णदास जी कहते हैं कि इसको बनाने के अंदर कलाकार ने न तो एक छेनी कम लगाई और न कलाकार ने एक छेनी है जो ज्यादा लगाई। जितनी आवश्यकता थी उतनी छेनी और हथौड़े की चोट से इस सारनाथ के शीर्ष स्तंभ को बनाया है। दूसरा कथन आता है किसका? सर जॉन मार्शल का। किसका आता है? सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल वही है सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक। ये सर जॉन मार्शल वही है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निदेशक थे। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 में होती है और उसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सर जॉन मार्शल को ही बनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष या प्रथम निदेशक किसको बनाया जाता है? सर जॉन मार्शल को ही बनाया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जहां पर भी सर जॉन मार्शल का नाम आता है आपको चीजें जो पीछे की चीजें वो रिकॉल करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तीसरी सदी में, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तीसरी सदी कौन सी? ईसा पूर्व की। तीसरी सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में विश्व की समस्त विकसित, विश्व की समस्त विकसित कलाओं में, समस्त विकसित कलाओं में ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है या सबसे ज्यादा विकसित है। कलाओं में यह सर्वाधिक विकसित है, सर्वाधिक विकसित है, सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, इस विकसित में सी छोटा रहेगा। ठीक है, विकसित। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ईसा पूर्व की तीसरी सदी में विश्व की समस्त विकसित कलाओं में यह सर्वाधिक विकसित है। फिर आ जाते हैं कौन? बेंजामिन रोलैंड। कौन आ जाते हैं? बेंजामिन रोलैंड आ जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमें देखना है किसका? बेंजामिन रोलैंड। बेंजामिन रोलैंड, बेंजामिन रोलैंड। बेंजामिन रोलैंड क्या है? इसकी कल्पना करते हैं, इसकी तुलना करते हैं किससे? ब्रह्मांड से। ये स्तंभ की तुलना, ये स्तंभ की तुलना या फिर अपन बोले तो कल्पना, तुलना या कल्पना ब्रह्मांड से करते हैं। यानी इन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? ब्रह्मांड से की थी, या ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में। ठीक है, ब्रह्मांड से की, या फिर अपने से कह सकते हैं ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में की, ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में, ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में की। बेंजामिन रोलैंड इस स्तंभ की तुलना ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में करते हैं। ठीक है भाई, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है जो कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपसे प्रश्न है जो पूछेगा। इससे बाहर आपसे प्रश्न ये कोई भी एग्जामिनर है जो नहीं पूछेगा।
इससे भी बाहर प्रश्न कुछ बचा ही क्या है जो ये पूछेगा, मुझे बता दीजिए। आपको क्लियर हो गया तो फिर मैं एक बार फिर आपको क्या कर देता हूँ, ये कंप्लीटली रिवीजन करवा देता हूँ। क्या? सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ मैंने आपको जितना पढ़ाया है आज अपनी क्लास में, उसका एक बार फिर से मैं आपको यूं कहें तो क्विक रिवीजन या फिर फटाफट रिवीजन है जो करवा देता हूँ। एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारे ये चीज़ है जो एकदम से क्लियर हो गई। सारनाथ का प्रश्न है जो हमारे भविष्य में तो कभी गलत नहीं होगा। शिल्पी अग्रवाल जी को क्लियर हो गई, श्वेता जी पवार को क्लियर है, नहीं होगा ना भविष्य में कभी भी गलत। ठीक है, श्वेता गौतम जी ओके, नरेंद्र जी ऑल क्लियर, सपना जी ऑल, मोनू जी ऑल क्लियर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बार दोबारा से आप देखिए, कॉपी पेन को रख दीजिए, समझिए, मेरे साथ साथ आप रिपीट करते जाइए। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। क्यों करवाया? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। उस घटना को कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन। तो भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र या धम्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की जो ऐतिहासिक घटना थी, उस घटना की स्मृति में अशोक के द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया था। अशोक के द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया था। माध्यम की बात करें तो ये चुनार के लाल पत्थर या चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फिर सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है। इसके मैंने भाग बताए, अवयव बताए, 5 अवयव। पहला स्तंभ सेप्ट लाट, दूसरा कमल घंटी का आधार, तीसरा रहेगा चौकी या ढोल वाला, चौथा है 4 शेरों की मूर्ति और पांचवा है धम्म चक्र या धर्म चक्र। फिर एक एक पढ़ा हमने। लाट या स्तंभ या सेप्ट पे अशोक लेख लिखाता था। एक कमल घंटी का आधार है, उसके ऊपर आधार है, उसके ऊपर आप देखा जाए तो आकृति उल्टे कमल के समान है जो आपको नजर आती है। फिर मैंने आपको तीसरे पार्ट में अपन ने ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरे पार्ट में अपने पढ़ा चौकिया ढोल। चौकिया ढोल के ऊपर 4 पशु बने हैं जो दक्षिणावर्त गति कर रहे हैं। चारों पशुओं के बीच में प्रत्येक पशु के बीच में क्या है? एक पहिया है। तो 4 पशु, तो 4 पशुओं के बीच में क्या हो गए? 4 पहिए हो गए। और चारों पहिए क्या है? धर्म के लक्ष्य है। धर्म के लक्ष्य अपन कह सकते हैं। फलक पर ये जो पहिए उत्कीर्ण किए गए इनको ग्रह के प्रतीक के रूप में भी माना गया है। 2 चीजें याद रखने, एक तो ये धम्मचक्र, ऊपर वाले को धम्मचक्र मानो तो ये क्या है? धर्म के लक्ष्य है। ऊपर वाले को सूर्य का प्रतीक मानो तो ये किसके हैं? ये ग्रहों के प्रतीक है। ठीक है, 2 प्रतीक हैं, आपको याद रखना है। चौकी पर बने ये जो चारों पशु है, इन चारों पशुओं की दिशा क्या है वो मैंने आपको बताया। दिशा आपको ज्यादा बताने की याद नहीं है, न्यूज बट्टा लेब आप याद रखो और आपका काम है जो हो जाएगा, मतलब आपका आंसर है जो निकल जाएगा। फ्री के 2 नंबर हैं जो आपको ये देके जाएगा। ठीक है, सारनाथ की गोल चौकी पर या ढोल पर जो पशु अंकित किए गए उन पशुओं को किस प्रतीक के रूप में देखा गया है? तो शेर को शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति, हाथी को ऐश्वर्य, चातुर्य और विचारशीलता, वृषभ को भूमि की उर्वरता और घोड़े को राज्य के विस्तार के प्रतीक के रूप में देखा गया है, या राज्य विस्तार के प्रतीक के रूप में इसे देखा गया है। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अपन चौथे भाग पे। चौथे भाग में क्या है? 4 शेर है, 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृति में दर्शाया गया है। मतलब 4 शेर आपस में पीठ सटाए बैठे हुए हैं। चारों शेर चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये चारों शेर सम्राट अशोक के राजत्व और नेतृत्व का प्रतीक है, या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या प्रतीक है। अपन कह सकते हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर प्रतीक है। अपन कह सकते हैं कि इस शीर्ष स्तंभ के ऊपरी चक्र, जिसे धम्म चक्र बोलते हैं, उसको छोड़ करके और नीचे कमल आधार को छोड़ करके बीच का जो भाग है जिसके अंदर 4 शेर और एक चौकी आते हैं, उनको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम है जो स्वीकार किया गया स्वतंत्र भारत का। फिर मैंने धम्म चक्र बताया, ये शीर्ष के शिखर पर है, यानी जो स्तंभ है उसके शिखर पर है। धम्म चक्र प्रवर्तन है ये, इसको सबसे ऊपर स्थान है जो दिया गया है, या सर्वोपरि स्थान है जो दिया गया है। इसके अंदर 32 तीलियां हैं, जबकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है उसमें 24 तीलियां हैं।
और धम्म चक्र में कितनी है? 32 तीलियां है। ये जो शीर्ष पर बना है, शीर्ष पर बने इस चक्र को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका? इस धम्म चक्र को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। जबकि जो चौकी पर जो बने हैं 4 चक्र, उनको ग्रहों का प्रतीक माना जाता है, मतलब उनको धर्म के लक्ष्य माना जाता है, धर्म के लक्ष्य के रूप में माना जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में रखा हुआ है। यहाँ जो प्रतिमा बनी है, इस प्रतिमा की सतह बहुत चिकनी है, इसका मतलब इसके ऊपर ओपदार पॉलिश की गई है। मूर्तिकला में ओपदार पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता है। मौर्यकालीन मूर्तिकला की निजी विशेषता, यहां से ओपदार मूर्तिकला की शुरुआत मानी जाती है। जहां पर मूर्तियां स्थापित की जाती थी उस स्थान को क्या कहा जाता था? चोर स्थान कहा जाता था। फिर आ जाते कथन राय कृष्णदास, कहते हैं कि ये स्तंभ इतना शानदार बनाया गया है कि बनाने वाले ने न तो एक छेनी कम लगाई है और न एक छेनी ज्यादा लगाई है। यानी छेनी की जो चोट हथौड़े से दी है वो जितनी आवश्यकता थी उतनी ही दी है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि तीसरी सदी, कौन सी? ईसा पूर्व की, ईसा पूर्व की तीसरी सदी में विश्व की समस्त कलाओं में या विश्व की समस्त विकसित कलाओं में ये सबसे ज्यादा विकसित कला है। बेंजामिन रोलैंड इसकी तुलना किसकी? सारनाथ स्तंभ की तुलना या कल्पना ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में करते हैं। ठीक है भाई, ये बात हुई सारनाथ की, और सारनाथ हो गया अपना इसके साथ एकदम से कंप्लीट। जो भी छात्र विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो आप ऐप को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा, आप भी जो इस क्लास में लाइव देख रहे हैं, ऐप के अंदर देख रहे हैं, उनका भी दायित्व है कि आप भी ये वीडियो आप YouTube पे देखने के बाद उसके ऊपर जैसा भी आपका व्यू है वो व्यू आप जरूर दोगे कि किस प्रकार से अपनी क्लासें हैं जो चलती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ विद्यार्थियों को कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी इतना छोटा सा प्रयास है जिसकी अपन उम्मीद है जो कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको एकदम से क्लियर हो गया। अब अपनी जो बची हुई क्लास है ये अपन 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? दीदारगंज की यक्षिणी, प्रखम यक्ष और मौर्य काल की जो महत्वपूर्ण जो विशेष, आप वहां पर फिर कह रहा हूं जैसा भी आपका रिव्यू है वो फुल डिटेल में जरूर देके आओगे। बस मेरी इतनी सी आपसे छोटी सी अपील है। बाकी अपन मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।